रेडी। अभी हम सब यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए, स्ट्राइक पर हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि 2 दिसंबर 2025 के प्रातः 10 बजे से लेके अगले 48 घंटे तक 4 दिसंबर 2025 के प्रातः 10 बजे तक एलआरसा ने एक स्ट्राइक कॉल किया है, जिसका पर्पस क्या है कि हमें जिस तरीके से 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन के बाद में जब डीए 50% के ऊपर जाता है, तो जब भी कोई डीए 50% के ऊपर जाएगा तो उसमें एक रूल होता है कि जितने भी अलाउंसेस हैं वो सब आपके बढ़ जाते हैं। उसी नियम के तहत जो लोको पायलट का रनिंग अलाउंस होता है, किलोमीटर माइलेज भत्ता जो उसको उसकी मेहनत के लिए मिलता है, वो बढ़ना चाहिए था। जिस तरीके से औरों के ट्रैवलिंग अलाउंसेस बढ़े, एचआरए बढ़ा, सब अलाउंस बढ़ना चाहिए था। लेकिन 1 जनवरी 2024 से बाकी सबके अलाउंसेस बढ़ चुके हैं। आज उस बात को लगभग 2 साल हो गए, लेकिन लोको पायलट का रनिंग अलाउंस, गार्ड का रनिंग अलाउंस अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि एलआरसा क्यों ज़रूरी है, क्यों हम ये स्ट्राइक बुलाते हैं, क्यों ये चीज़ें हमारी ऑन पेपर सॉल्व नहीं हो पा रही, क्यों हम टेबल टॉक से सब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे सबसे मेन जो कारण है कि हम स्ट्राइक बुलाने पड़े हैं और गांधीवाद का फॉलोअप करते हुए बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे संविधान की स्थापना करने में अम्बेडकर के साथ साथ गांधी का भी एक बहुत अतुलनीय योगदान रहा है, वहाँ पर गांधीवाद के सिद्धांत पर चलते हुए जब लोको पायलट एक स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ हम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, ना किसी तरीके का रेलवे का चक्का जाम कर रहे हैं, ना ही हम रेलवे की कार्यप्रणाली को बाधित कर रहे हैं, ना किसी तरीके का हानि पहुँचा रहे हैं राष्ट्र को, उसके बाद भी लोको पायलट की मांग नहीं सुनी जा रही है। क्या इससे पूर्व लोको पायलट ने, एलआरसा ने किसी तरीके से बात करने का प्रयास नहीं किया रेलवे बोर्ड से? तो कई बार किया, रेलवे बोर्ड में मिले, बोर्ड ऑफ ट्रैक्शन मेंबर से मिले, कितने ही मेंबर ऑफ ट्रैक्शन से मिले, रेलवे बोर्ड में अन्य अधिकारियों से भी मिले, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो इस बात को स्वीकार तो कहीं ना कहीं करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हैं। अब क्या यही एक ऐसा फंड है जहाँ पे आपको तकलीफ आ रही है? अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी ये समस्या आ क्यों रही है, क्यों हम इसमें लीगल फाइट में पहुंच पा रहे हैं। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि 7th पे कमीशन की जब बुक बनी तो 7th पे कमीशन के अंदर चैप्टर नंबर 6 उसके अंदर ये लिखा हुआ है पेज के ऊपर, और कोट अनकोट रेलवे बोर्ड, जो मैं करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं इसमें अपनी भाषा में बताने की जगह कोट अनकोट कर रहा हूँ, एज इट इज रेलवे ने क्या कहा उसके अंदर, जो लिखित में है उसके अंदर मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसको इंग्लिश में लिखा था, उसको मैंने हिंदी कर लिया एज इट इज। तो क्या लिखा हुआ है कि समिति ने ध्यान दिया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 8.11 18-20 में निम्नलिखित उल्लेख किया है। अब वो उल्लेख क्या है कि भारतीय रेल की दोनों मान्यता प्राप्त महासंघें, अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ AIRF और राष्ट्रीय रेल कर्मचारी महासंघ NFIR, जिसको WRA मजदूर संघ और एम्प्लॉय यूनियन के नाम से भी जाना जाता है, ने अनुरोध किया है कि रनिंग भत्ता यानी कि किलोमीटर अलाउंस जो हमको मिलता है और ALK से संबंधित विषय रेलवे प्रशासन पर छोड़ देना ही उचित होगा, क्योंकि प्राचीन काल से ही किलोमीटर भत्ते की दरें रेलवे बोर्ड और महासंघों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से तय होती रही है। अब ये पहला पैराग्राफ था जो उसके अंदर कहता है, आप खुद कह रहे हो कि इस भत्ते को रेलवे प्रशासन के ऊपर छोड़ दो, तो रेलवे प्रशासन के ऊपर छोड़ दो तो फिर आपकी आवश्यकता क्या है? कौन सी सरकार आपको पैसा देना चाहेगी? कौन सी सरकार है जो ये चाहेगी कर्मचारी को पैसा दे? कल से किसी भी सरकार, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर अधिकार मिले तो वो तो हमारी सैलरी को भी अदा कर दे। क्या 2003-2004 के टाइम पे बैठी कमीशन की रिपोर्टों के अंदर इस बात का प्रयास नहीं किया गया कि लोको पायलट को मिलने वाले अलाउंस को बंद कर दिया जाए? किलोमीटर अलाउंस क्यों देते हैं हम, नाइट अलाउंस क्यों देते हैं रेलवे के अंदर? वो अलग बात है कि उसको अंत में बंद नहीं कराया जा सका किसी विरोध के कारण, लेकिन प्रयास तो किया गया। अब ये इस तरीके से दोनों यूनियनों को लिख के देना जिसमें उसको अलाउंस से हटा के खैरात की फॉर्म में डाल दिया है। अभी तक हम ये कहते थे 6 पे कमीशन तक कि हमारी मेहनत का भत्ता हमें मिलना ही चाहिए। अब समस्या ये है कि हम ये कह नहीं सकते हमारी मेहनत का अलाउंस है, क्योंकि वो तो अलाउंस कैटेगरी से हट ही गया। अब वो तो खैरात हो गया, सरकार की इच्छा हो तो दे या ना दे। अब इसमें एक विषय ये भी आता है, लोगों को गुमराह कैसे करते हैं ये दोनों यूनियन मिलके, गुमराह कैसे कर रही है, इसी का अगला पैराग्राफ है जो उस बुक के अंदर लिखा हुआ है। दूसरी ओर रेल मंत्रालय ने विशेष रूप से रनिंग भत्ता, रनिंग अलाउंस की परीक्षा, उसको एग्जामिन करने के तरीके को 7वें वेतन आयोग के विचारार्थ भेजा था, जिसका पत्र संख्या दिनांक 20/2014 के माध्यम से। हालांकि तत्पश्चात रेल मंत्रालय ने पत्र संख्या दिनांक 11/5/2015 के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि क्रमागत वेतन आयोगों ने किलोमीटर भत्ता की दरों के निर्धारण की पद्धति पर कोई स्पष्ट अनुशंसा नहीं दी है और 7वां वेतन आयोग इस पूर्व प्रथा को जारी रखने पर विचार कर सकता है। क्योंकि 7th पे कमीशन जब बना तो पे कमीशन ने तो कोई इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कुछ दिया ही नहीं था कि आप इसको ऐसे लागू करो या वैसे लागू करो। तो उन्होंने 6 पे कमीशन के अनुसार अपने रनिंग अलाउंस को बढ़ाया, जो लगभग 2.5 गुना बढ़ाया गया हमारा किलोमीटर अलाउंस।
तो कायदे से आपका आज भी कम से कम 2.5 गुना बढ़ना चाहिए पे कमीशन लगने के पहले, लेकिन उसकी उम्मीद तो आप तब करोगे ना जब आपको आपका अधिकार मिले। 50% डीए बढ़ गया, सबके अलाउंस बढ़ा दिए गए, महंगाई तो बढ़ रही है ना साहब, हर जगह बढ़ रही है, लेकिन आपका 25% आज भी नहीं बढ़ाया गया। क्रेडिट गोज टू दीज टू ब्यूटीफुल यूनियंस, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि रेलवे को जो उचित लगे रेलवे कर दे, तो उचित तो रेलवे को लग ही नहीं रहा। कौन सी रेलवे को, क्योंकि आपने वोट दिया यूनियन को आपने ऊपर बिठाया रेलवे कर्मचारियों की रिप्रेजेंटेशन के लिए कि भाई हमारी आवाज़ ये है, ये बोले बोले। अब वो बोले तो रेलवे क्या मान रहे कि खुद मान रहे कि उसको तनख्वाह की आवश्यकता नहीं है, उसको अलाउंस की आवश्यकता नहीं है, रनिंग अलाउंस हराम का पैसा है। उसके बाद ये कितना भी गुमराह करे, चाहे मिश्रा जी गुमराह करे या कोई और गुमराह करे कि नहीं साहब हम बढ़वा देंगे, हम ये कर देंगे, सब गुमराह करने का तरीका है। कोई कर्मचारी का भला नहीं किया इन्होंने, इसलिए एलआरसा को धरने प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि एलआरसा ने पहले चक्का जाम नहीं किया रेलवे का। जब 2000 के दशक में एलआरसा ने चक्के जाम करे थे, उसमें एलआरसा के कई सदस्यों को रिमोट फ्रॉम सर्विस किया गया। उसमें किसका योगदान था, कौन सी यूनियन उसके पीछे थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत पीछे नहीं जाते हम, वेस्टर्न रेलवे में WR जोन के रतलाम मंडल के अंदर 20 सेट क्रू को ट्रांसफर दे दिया गया फ्रॉम बॉटम सीनियरिटी अहमदाबाद के अंदर। क्या GDC नहीं कराई जा सकती थी? क्या ऐसी कौन सी रातों रात आपातकाल स्थिति आ गई कि आपको वहाँ पे रातों रात क्रू चाहिए था? 3 महीने में एक भर्ती प्रक्रिया LDC से पूरी नहीं हो सकती थी क्या? क्या इससे पहले प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है? इसमें कौन सी यूनियन ने समर्थन किया? क्यों वो यूनियन ने कर्मचारियों के साथ इतना शोषण हुआ तब भी सड़कों पर नहीं उतरे? किस आधार पर आप उनका सदस्यता लेते हो? किस आधार पर आप उनके लिए संघर्ष करते हो? ये कटु सत्य है, चाहे लोको पायलट हो, चाहे गार्ड हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक मेंटेनर हो। ये दोनों यूनियनें जो आज महासंघ के तौर पर स्थापित है, कर्मचारियों के विरोध में है, इसीलिए आज कर्मचारियों की स्थिति ये है। चाहे वो UPS आया हो, चाहे NPS आया हो, चाहे पे कमीशन आया हो। क्यों आ गया भाई? कैसे सबको पता है ओल्ड पे कमीशन से NPS कैसे आया, इन्होंने साइन किया। NPS से UPS कैसे आया, इन्होंने साइन किया। और यही यूनियन फिर बोलते हैं कि साहब नहीं, आप जो है हम आपको OPS दिलाएंगे, आप हमारे साथ धरना प्रदर्शन करिए। अरे OPS के लिए तो आप कर रहे हैं ना धरना प्रदर्शन। एलआरसा बैठा है यहाँ पे, आपको तो पेपर में साइन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 31 जुलाई को जब डेडलाइन खत्म हो रही थी, 30 जून 31 जून को, उसके बाद क्या आवश्यकता थी 3 महीने उसको बढ़ाने के लिए साइन करने की UPS में? दोनों ने ठेका लिया ना वहाँ पे, बैठ हम करा देंगे। ये मजबूरी बहुत बद से बदतर स्थिति मिलेगी इस चीज़ को। रतलाम में इन्होंने जो किया, हमारे रतलाम में कॉमरेड है एलआरसा के मीणा जी, उनसे जाके उनका दर्द पूछिए। वहाँ पे दोनों यूनियनों ने एक कसर नहीं छोड़ी, उनको उखाड़ फेंक के जमीन धरने प्रदर्शन थे। एलआरसा बैठा वहाँ पे लोको पायलट की टिकटों के लिए जाके, ट्रैक मेंटेनरों को रोका, इन्होंने रोका। जब 1900 ग्रेड में से 2400 ग्रेड में 2800 ग्रेड में लोको पायलट के लिए ऊपर लेने और एक बार राजी हुआ और डिप्लोमा कैटेगरी मैंडेटरी करने तक राजी हुआ, तब किसने टांग अड़ाई ये पत्र लिख के कि अगर आप इनको दोगे तो आपको ITA वाले हर ग्रेड को देना पड़ेगा 2400 2800? ये कौन था टांग अड़ाने वाला? किसी का छुपा तो नहीं है ना। फिर बाद में सन 2010 के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए एलआरसा के प्रयासों की वजह से जो 30-70 रेशो होता था, पहले मात्र 30% जो सीनियर LP हुआ करते थे 2400 ग्रेड में, उसको फिर 80% में कन्वर्ट किया गया, जिसकी वजह से आज 2 साल में आदमी सीनियर LP बन जाते हैं, वरना पहले 6-6 7-7 साल तक आदमी सीनियर LP नहीं बन पाता था। तो इसीलिए ये एलआरसा की जो स्ट्राइक है, जिसको बार बार कहते हैं कि हमारा अलाउंस बढ़ाओ, हमें वाया स्ट्राइक करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई सुनने वाला तो है नहीं। दोनों आपके विरोध में बैठी है और ये दुर्भावना और दुर्भाग्य समझे कि हमने इनको चुना है, पर क्योंकि हमारा व्यक्ति से शिक्षित नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि किसके साथ क्या गलत किया जा रहा है, इसलिए ये समस्या है। ऐसा क्यों है कि लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर इस रेलवे के अंदर 16 से 17% कैडर को ऑक्यूपाई करते हैं, फिर भी किसी भी बड़ी यूनियन के दोनों महासंघों में एक बड़े पद पर नहीं है? क्यों कोई ट्रैक मेंटेनर इनके में बड़े पद पे नहीं है? क्यों भाई ये नहीं बन सकते क्या? यूनियन तो ग्रुप के कर्मचारियों की होती है, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसी के लिए एलआरसा आवश्यक है। हम एलआरसा आज से नहीं, चाहे 2010 के दशक की स्ट्राइक हो, सन 2000 के दशक की स्ट्राइक हो, चाहे 80 के दशक की स्ट्राइक हो, हर बार एलआरसा ही थी जो स्ट्राइक में सबसे आगे रही और कर्मचारियों को साथ दिया। इसलिए सबको एलआरसा जुड़ना आवश्यक है और हमेशा एलआरसा आपके लिए लड़ती थी और लड़की। और ऐसा नहीं कि जैसे समझते कि एलआरसा के लोग अनपढ़ है, KC जैन सर से लेके AK राउत तक सारे नियम एलआरसा के लोगों को आते हैं। आप इनकी यूनियन की महासंघों की मीटिंग में जाकर देखिए वहाँ किस तरह की बातें होती है, और कभी एलआरसा की BGM में AGM में जाकर देखिए आप किस तरह की बातें होती है। वेल क्वालिफाइड लोग, सारे लेटर रूल की जानकारी आपको। आप बता दो मुझे कहीं किसी को रूल की जानकारी हो तो, मैं कहीं दूर नहीं जाता। उतना के अंदर लोको पायलट का जो ओवर टाइम बनता है, उसके अंदर से 1 घंटे के लोको पायलट बनता होता है 800 रुपये के लगभग। एक दिन का ओवर टाइम होता है 6400 रुपये का, 6000 रुपया मोटा मोटा पकड़ लो। एक दिन की छुट्टी कितने की? 6000 रुपये का ओवर टाइम मिलना चाहिए। ऐसे 3 दिन की छुट्टी ली उसने, 3 दिन का पैसा काटे 2500 रुपये, ऐसे करके लाखों रुपये काटे लोको पायलट के अवैध तरीके से। इसकी वजह से इनके आदमी बैठे थे CTGC में क्लर्क की पोजीशन पे, इन्होंने कभी अलाउंस को पार नहीं होने दिया।
जब हमने हस्तक्षेप किया और DRM सर तक अप्रोच करा, उसके बाद वो अलाउंस पार हुआ। ऐसा ट्रेन में मेरे पास 7 अलाउंस खा गए वडोदरा के अंदर। ऐसे कितने लोग कितने अलाउंस खा गए, वडोदरा में अलाउंस खाने का प्रयास किया गया। एंड टोटल लड़ाई में कौन आगे आता है? अलार्सा आगे आता है। इसीलिए हम लोग ये संघर्ष करते हैं। कई बार लोग आपसे पूछेंगे क्या आवश्यकता है धरने में बैठने की। अगर हम अलार्सा का पर्दा छोड़ दें, आज इस बैनर को आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बता दूँ 5 साल बाद यूनियन को पूछने वाला नहीं आपको। ये दोनों यूनियन आपको पूछ देंगे। आज अगर ये आप यहाँ बैठ रहे बात भी कर रहे हैं तो इसलिए कि सारा 7 दिन बाद जीसी बैंक का चुनाव खड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। तो अभी 25 की जनवरी के चुनाव में टेस्ट ले चुके हैं, सब क्या गया है, तो सब चाहते हैं कि दोबारा स्वाद लेना पड़े। सबसे बस यही अनुरोध है कि अलार्सा से जुड़िए, लर्निंग स्टाफ को एकत्रित रखिए, संगठित रखिए। आप हो सकते हैं किसी भी यूनियन से हो, पर अपना मात्र तो संगठन अलार्सा को आगे रखिए। और जिस यूनियन में हो वहाँ सच को बोलिए ना यार, जो गलत है गलत को बोलिए कि लर्निंग अलाउंस मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। आज अगर ये दोनों बोले चक्का जाम कर रहे हैं, साहब रेलवे का चक्का जाम नहीं होगा क्या? 2 घंटे में मांगे पूरी हो जाएगी। बस यही हमारे अनुरोध है, सब जुड़ते रहिए। अलार्सा जिंदाबाद, भारत माता की जय।